हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवानी और आपका स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएमडी कैंपस ऑफिशियल पर। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है डेनिस और फ्रांसीसी कंपनियां जो भारत आ जाती हैं उनके बारे में। हम सबको पता है सबसे पहले जो कंपनी भारत आती है वो होती पुर्तगाल। ठीक है, टोटल कितनी कंपनियां थी? 5 थी। 5 यूरोपीय कंपनियां थी जो भारत आती हैं, है ना। तो फर्स्ट थी पुर्तगाल, नेक्स्ट डच, फिर आते हैं अंग्रेज, देन डेनिस और सबसे लास्ट थे फ्रांसीसी। ठीक है, इन तीन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। पुर्तगाल, डच और अंग्रेजों के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है और आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे डेनिस एंड फ्रांसीसी। डेनिसों के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने को, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 3-4 पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे, उनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट जो आते हैं वो है डेनिस, यानी कि अंग्रेजों के बाद जो पहले आते हैं वो है डेनिस। ठीक है, और डेनिस कहाँ से आते हैं, है ना। जैसे अंग्रेज जो इंग्लैंड के निवासी थे, जो हमारे डचेस थे वो हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे, तो डेनिस कहाँ के निवासी थे? तो ये हमारे डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क के निवासी थे। डेनिस जो थे डेनमार्क के निवासी थे और ये भारत कब आते हैं? 1616। 1616 में डेनिस जो थी, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ जाती है 1616 में, क्योंकि सब आ रहे थे, सारी यूरोपीय कंपनी आ रही थी। अंग्रेज आ गए, डचेस आ चुके, फ्रांसीसी सॉरी पुर्तगाली आ चुके, तो उन्होंने सोचा चलो हम भी चलते हैं, कुछ करते हैं भारत में, शायद हमें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, क्योंकि इंडिया से सबको व्यापार करना था, सबको मसाले चाहिए थे। तो ये भी आ जाते हैं इसी लाइन में 1616 में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से। इतना समझ में आया? ठीक है, और आने के बाद ही अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्थापित कर लेते हैं? ट्रैंकोबर है कहाँ पर? ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है ट्रैंकोबर, एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पर ही अपनी फर्स्ट व्यापारिक कोठी स्थापित कर लेते हैं, परमिशन वगैरह लेकर के, और अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, है ना। पहले पुर्तगाली भी यहीं पर हैं, डचेस भी यहीं पर हैं, अंग्रेज भी यहीं पर हैं, है ना। तो इनके लिए कंपटीशन बहुत हाई है इनके लिए, तो ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, इसलिए अपनी सेकंड फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। कहाँ पर? श्रीरामपुर। और ये हमारे पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। श्रीरामपुर एक जगह है जहाँ पर ये अपनी द्वितीय फैक्ट्री स्थापित करते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं ना। ट्रैंकोबर तमिलनाडु में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित कर ली है। और ये जो कंपटीशन चल रहा था भारत में, व्यापार का जो होड़ लगी थी यूरोपीय कंपनी की, उसमें खुद को मतलब मैनेज नहीं कर पाते, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं ये, और पीछे रह जाते हैं उस चीज़ों से, और इसीलिए थक हार कर 1845 में, 1845 में ये सब कुछ अंग्रेजों को बेच करके ये यहाँ से चले जाते हैं भारत से। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है डेनिसों के बारे में? कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, बस इतना कि कहाँ के निवासी हैं, तो ये हमारे डेनमार्क के निवासी हैं, और भारत आते हैं कब? 1616 में अब भारत आ जाते हैं, फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित करते हैं, फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं ट्रैंकोबर तमिलनाडु में, दूसरी करते हैं श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में, और सब कुछ बेच करके अंग्रेजों को 1845 में ये यहाँ से भारत से चले जाते हैं। ठीक है, इतना ही डायनासोर के बारे में याद रखना है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना याद रखना। ओके, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे चीज़ वो है फ्रांसीसी, अंतिम यूरोपीय कंपनी जो भारत आती है। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज तो हैं ही,
वही ज़्यादातर टाइम तक इंडिया पर राज करते हैं और फ्रांसीसी कंपनी भी बाहर से चली जाती है, ठीक है। तो उसके बाद कौन सी कंपनी आती है? फ्रांसीसी। एक चीज़ हमें याद रखनी है, अभी तक जितनी कंपनियां भारत आई थी वो प्राइवेट कंपनियां थी, है ना। लेकिन जो फ्रांसीसी कंपनी भारत आती है वो एक गवर्नमेंट कंपनी होती है, एक सरकारी कंपनी होती है, ठीक है, सरकार की तरफ से भेजी गई होती है, ठीक है। इतना समझ में आया? आती कब है? 1664 में। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ जाती है और इसको भारत भेजने का श्रेय किसको जाता है ना? किसके प्रयासों से जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो भारत आ पाती है? वो एक व्यक्ति हैं, नाम याद रखना। उस टाइम पे जो फ्रांस के शासक थे, है ना, वो कौन थे? लुई 14वां, ठीक है। ये फ्रांस के उस टाइम पे शासक थे और इनके ही एक वित्त मंत्री थे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे इनके, वित्त मंत्री, जिनका नाम था कोलबर्ट, ठीक है। इनके ही प्रयासों से जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत आ पाती है। गवर्नमेंट कंपनी होती है और इनके ही प्रयासों से वो भारत आती है। नाम क्या था कंपनी का? इंडस, ठीक है, ओरिएंटल, ओके, ओरिएंटल। ये है फ्रांसीसी कंपनी जो भारत आती है, इसका नाम है, याद रखना है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना। फ्रांसीसी कंपनी जो भारत आती है किसके प्रयासों से आती है? लुई 14वां के एक वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से भारत आती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? कोलबर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके प्रयासों से भारत आती है? तो वो व्यक्ति थे, उनका नाम है कोलबर्ट, जो कि लुई 14वां के वित्त मंत्री थे, ठीक है। भारत आ गई हमारी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ जाती है और एक सरकारी कंपनी होती है ना, सरकारी कंपनी होती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके प्रयासों से आती है भारत? कोलबर्ट, है ना। कब आती है? 1664, 1664 में। और कैसी कंपनी होती है? सरकारी कंपनी है, क्योंकि सरकार के अंडर में है सब कुछ। कौन डिसाइड करने वाला है? गवर्नमेंट करने वाली है, सरकार करने वाली। लेकिन इससे पहले की जो कंपनियां भारत आती हैं वो कैसी कंपनियां होती हैं? वो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, है ना। जब मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो बताया था वो कैसी कंपनी थी? एक प्राइवेट कंपनी थी जिसमें वहाँ की जो क्वीन थी उनके भी शेयर्स थे, है ना, उनका भी हिस्सा था, और वो एक प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन ये कैसी कंपनी है? ये गवर्नमेंट कंपनी है जो सरकार ने बनाई है, ठीक है। इसकी स्थापना हो जाती है और 1668 में, 1668 में फर्स्ट फैक्ट्री फ्रांसीसियों के द्वारा स्थापित कर दी जाती है। कहाँ पर? सूरत में। और इस कंपनी को स्थापित करने का सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है वो हैं फ्रैंकोइस कैरोन, ठीक है, फ्रैंकोइस कैरोन। इनको श्रेय जाता है सूरत में फर्स्ट फ्रांसीसी कंपनी को स्थापित करने का श्रेय 1668 में जिसको जाता है वो है फ्रैंकोइस कैरोन, ओके। तो फर्स्ट फैक्ट्री कब स्थापित हुई फ्रांसीसियों की? क्वेश्चन याद रखना है। फर्स्ट फैक्ट्री जो फ्रांसीसियों की स्थापित होती है वो 1668 में फ्रैंकोइस कैरोन के द्वारा सूरत में स्थापित कर दी जाती है, ओके। और अपनी सेकंड फैक्ट्री, ज़्यादा टाइम नहीं लेते ये, सिर्फ एक साल के अंदर पर 1669 में
मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में स्थापित कर देते हैं अपनी द्वितीय फैक्ट्री। ठीक है, द्वितीय व्यापारिक कोठी स्थापित कर देते हैं फ्रांसीसी 1669 में मसूलीपट्टनम। और एक चीज़, एक कॉमन चीज़ आप जरा नोटिस करिएगा, जो ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर्स जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी फर्स्ट फैक्ट्री जो उनकी अस्थायी फैक्ट्री थी जिसके लिए वो परमिशन लेने जाते हैं, वो भी थी हमारी सूरत। और सेकंड फैक्ट्री जहाँ पर वो अपनी स्थापित कर लेते हैं, जब उनकी सूरत की फैक्ट्री को नहीं इस्टेब्लिश करने दिया था, उसके बाद कहाँ स्थापित करते हैं? मसूलीपट्टनम। दोनों चीज़ें कॉमन है, दोनों चीज़ें सेम है, याद रखना। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो फ्रांसीसी कंपनी स्थापित करती है वो है सूरत 1668 में फ्रांकोइस कैरोन के द्वारा, और सेकंड फैक्ट्री 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित कर दी गई। ओके, समझ में आया? ठीक है, इसके बाद टाइम पीरियड आता है 1673 1673 और जो व्यक्ति भारत आ जाते हैं, कैसी कंपनी थी ये? गवर्नमेंट कंपनी थी, यानी कि सरकारी कंपनी थी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जिनका नाम था फ्रैंकोइस मार्टिन। फ्रैंकोइस मार्टिन 1673 में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ जाते हैं, फ्रैंकोइस मार्टिन। इसके बाद में ये जो फ्रैंकोइस मार्टिन होते हैं, ये जाते हैं एक शासक, एक मुस्लिम शासक के पास। किसके पास जाते हैं? मुस्लिम शासक, उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि देखो हमें ना क्या करना है, हमें व्यापार करना है, तो हमें कुछ थोड़ी सी परमिशन दे दो कि हमें थोड़ी ज़मीन दे दो जहाँ पर हम क्या कर सकें, अपना व्यापार जहाँ से अपना चला सके, थोड़ा बहुत अपना काम कर सके। ठीक है, तो जो मुस्लिम शासक था, कहाँ का था ये? वाली कोड़ा। ठीक है, वाली कोड़ा करके ही जगह है जहाँ का ये शासक था, वाली कोड़ा। और मुस्लिम शासक था जो क्या करता है, गांव दे देता है। किसको देता है? फ्रैंकोइस मार्टिन को गांव में दे देता है, दान कर देता है कि लो ले जाओ, ये गांव जो है मैं तुम्हें दे दिए और तुम यहाँ से अपना व्यापार कर लेना। ठीक है, और यहीं पर, इन्हीं गांवों पर जो फ्रैंकोइस मार्टिन है वो क्या बना देते हैं? पौंडीचेरी। ठीक है, तो 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा पौंडीचेरी की स्थापना कर दी जाती है। कितना समझ में आ गया? ठीक है, कैसे हुई? फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा। तो फ्रैंकोइस मार्टिन जो थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नियुक्त किए जाते हैं 1673 में। ठीक है, उसके बाद वालीकोड़ापुरम, ठीक है, यहाँ का जो मुस्लिम शासक होता है उससे ये थोड़ा सा व्यापार करने की अनुमति मांगते हैं कि हमें व्यापार करना है, हमें थोड़ी सी ज़मीन दे दो। तो ये जो मुस्लिम शासक होता है वो क्या करता है? ज़मीन दे देता है फ्रांसीसियों को, और इसी ज़मीन पर वो 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन पौंडीचेरी की स्थापना कर देते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में ये आता है कि पौंडीचेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंकोइस मार्टिन 1674 में। ठीक है, ओके। इसके बाद इन्होंने स्थापित कर लिया पौंडीचेरी में, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक तरीके से वो उनका मेन जगह थी जो इनकी अपनी थी, और यहीं पर इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। बट पहले ही जो भारत में एक कंपनी इस्टेब्लिश्ड है उसका नाम था डच, है ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहले से ही थी। तो उसने क्या किया? पौंडीचेरी पर हमला कर दिया 1693 में। यस, 1693 में पौंडीचेरी पर हमला कर दिया और पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। किसने छीना? डचों ने। ओके, पौंडीचेरी छिन गया, बेचारों ने इतनी मेहनत से बनाया था। फ्रैंकोइस मार्टिन ने स्थापना करी थी पौंडीचेरी की, गांव दान में लिए थे मुस्लिम शासक से, और वो भी इनके हाथ से चला गया। 1693 में पौंडीचेरी इनके हाथ से चला गया, क्योंकि डचों ने आक्रमण कर दिया और वो ले गए पौंडीचेरी को। ठीक है, बट अब अपनी चीज़ चली जाए थोड़ा बुरा लगता है ना,
तो इन्होंने संपर्क किया डचों से कि क्या करते हैं ना, हम लोग थोड़ा सा संधि कर लेते हैं, तो हमारे मत बीच मत आना, हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। और दोनों में कुछ सुलह हो जाती है, संधि हो जाती है, वो कुछ इनकी बातें मानते हैं, ये उनको उनकी बातें मान लेते हैं, और इनको वापस से मिल जाती है पौंडीचेरी। कब? 1697 में, 1697 में पौंडीचेरी इनको वापस मिल जाती है। एक संधि होती है जिसका नाम होता है रिजविक, रिजविक की संधि। ठीक है, इस संधि के द्वारा 1697 में दोबारा से इनको प्राप्त हो जाती है, किसको? फ्रांसीसियों को दोबारा से पौंडीचेरी प्राप्त हो जाती है। ओके, और ये आपस में सुलह कर लेते हैं कि हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, तुम्हारे रास्ते मत आना, बस काम करने दो, चलने दो। ठीक है, इसके बाद में, अच्छा इससे पहले ना एक बार जो फ्रांसीसी कंपनी थी आने के बाद में इन्होंने एक जगह थी जो इन्हें प्राप्त हुई थी, जो मसूलीपट्टनम है, मैंने आपको बताया था मसूलीपट्टनम, जो इन्होंने अपनी सेकंड कोठी स्थापित की थी, वो गोलकुंडा के शासक से इनको जगह मिली थी और उन्होंने वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस स्थापित की थी। लेकिन गोलकुंडा के शासक से ही इन्होंने एक जगह थी जिस पर फ्रांसीसियों ने अपना कब्जा कर लिया बिना परमिशन के, और डचेस की हेल्प से जो गोलकुंडा के शासक थे उन्होंने उनको वहाँ से हटा दिया था। तो दुश्मनी काफ़ी चल रही थी पहले से ही, जो इन्होंने काम किया था उसकी वजह से, और इनकी पौंडीचेरी चली गई थी। ठीक है, तो इसके बाद में मिल गई पौंडीचेरी, इनको मिल गया, प्राप्त हो गया। और अभी इन्होंने क्या किया कि हम ना अब भारत में ज़्यादा कुछ नहीं करते, हम उसके आसपास की जगहों पर थोड़ा सा कब्जा करते हैं। भारत में हमारा थोड़ा काम दाल गलने नहीं वाली, क्योंकि यहाँ पहले से ही हमारे 4 और लोग हैं जो हमारे क्या है, कंपटीशन हमारे लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो ये करते हैं क्या, 1721 में मॉरिशस पे कब्जा कर लेते हैं। मॉरिशस तो भारत का हिस्सा है नहीं ना, मॉरिशस पे कब्जा कर लेते हैं। ओके, मॉरिशस पे कब्जा कर लिया फ्रांसीसियों ने उस पर। उसके बाद थोड़ी मोटी और जगहों पर ये भारत के बाहर ही ट्राई करते हैं कि हमें वो जगह, उन पर कब्जा करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिन पर और जो कंपनी थी उनकी नज़र नहीं होती है वहाँ पर ये जाते हैं। इन जगहों को जो भारत की जगह थी, क्योंकि भारत में क्या करना पड़ा था, लड़ाइयाँ हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई लड़ाई से हम दूर रहते हैं, पहले से हमारी पौंडीचेरी छिन गई हमसे, हम इतने ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो यही होता है। और वो चले जाते हैं 1721 में मॉरिशस और अदर उस जगहों पर और पे कब्जा करते हैं। और 1720 से लेकर के 1742 तक खूब ये अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं, क्योंकि कौन आ जाता है भारत में, ड्यूप्ले है ना, जो फ्रांसीसी गवर्नर होता है, काफ़ी अच्छा उसने डेवलपमेंट कर दिया भारत में, और एक काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना विकास कर लिया, खुद को मजबूत कर लिया 1720 से लेकर के 1742 तक। तो अभी तक हमने कितना पढ़ा, फ्रैंकोइस मार्टिन ने मुस्लिम शासक से प्राप्त किया था क्या, गांव प्राप्त किए थे, 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना कर दी थी। किसने? फ्रैंकोइस मार्टिन ने। ठीक है, ये पढ़ा हमने। उसके बाद 1693 में डचों के साथ इनका युद्ध हो जाता है, और डचों द्वारा पौंडीचेरी छीन ली जाती है। ठीक है, पौंडीचेरी छीन ली गई डचेस के द्वारा। उसके बाद एक संधि होती है 1697 में रिजविक, रिजविक की संधि, जिसकी संधि में इन्हें क्या मिल जाता है, वापस से पौंडीचेरी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, पौंडीचेरी प्राप्त हो जाती है। और इसके बाद में 1721 में मॉरिशस पर ये कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, मॉरिशस पे कब्जा कर लेते हैं ये। ओके, जो फ्रांसीसी जो कंपनी होती है 1720 से लेकर के 1742 तक,
1720 से लेकर के 1720 से 1742 तक ये काफ़ी अपना डेवलपमेंट करते हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर काफ़ी जगहों पर। और ड्यूप्ले अच्छा खासा काम कर देते हैं और पौंडीचेरी में अपनी क्या करते हैं, किलाबंदी कर लेते हैं, है ना। काफ़ी कुछ अच्छा करते हैं ये। इसके बाद में इतना समझ में आ गया, इसमें कुछ और ज़्यादा है नहीं समझने को, बस इतना समझ लो। सब कुछ काम चल रहे थे, अच्छा खासा चल रहा था, खुद को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लिया था फ्रांसीसियों ने। 1742 तक यानी कि 1742 तक ये क्या कर रहे थे, भारत में सिर्फ व्यापार कर रहे थे, सिर्फ व्यापार पर इनका फोकस था। सिर्फ व्यापार से संबंधित थे, सिर्फ व्यापार कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। सिर्फ व्यापार से ही व्यापार की जो चीज़ें थी उन्हीं से रिलेटेड थे और कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन 42 के बाद में ये राजनीति में भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं बाय ड्यूप्ले। ठीक है, ड्यूप्ले गवर्नर थे। ड्यूप्ले जो क्या करते हैं, ड्यूप्ले एक नीति स्थापित करते, एक स्टार्ट करते हैं, वो थी साम्राज्य विस्तार वाली। ठीक है, ये नीति स्टार्ट करते हैं। और ड्यूप्ले 1742 में वो क्या सोचते हैं कि हम ना सिर्फ व्यापार नहीं करते, हम भारत में जो राजनीति है, जो अलग अलग राजा महाराजा हैं जो रह रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, उनकी राजनीति में इंटरफेयर कर सकते हैं और हमारा जो व्यापार है वो भी, उस पर भी हमारा एकाधिकार हो सकता है ना, क्योंकि जो कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। बट ये भूल जाते हैं कि वो लेट आए हैं भारत में। अगर वो पहले आए होते तो हो सकता था कि उनका ये काम, उनकी नीति ये थोड़ा सा चल जाती। बट पहले से ही भारत में कौन रह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से भारत में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो कुछ काफ़ी कुछ कर चुकी है। अब भारत में इनकी दाल नहीं करने वाली, पर ये भूल जाते हैं और ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी चक्कर में काफ़ी सारे युद्ध हो जाते हैं। एंग्लो कर्नाटक युद्ध कितने होते हैं, टोटल 3 आंग्लो कर्नाटक युद्ध होते हैं। कितने, 3। कुछ फ्रांस में और यूरोप में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका विस्तार भी यहाँ तक हो जाता है भारत में, क्योंकि उपनिवेश थे दोनों ही। फ्रांस का उपनिवेश भी भारत था और इंग्लैंड का उपनिवेश भी भारत था, तो वहाँ की लड़ाई भी यहाँ तक आ जाती है। जैसे फर्स्ट जो थी वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की वजह से थी। वहाँ पर युद्ध स्टार्ट होता है 1740 में और 48 तक चलता है, और उसका युद्ध जो ट्रांसफ़र था वो भी यहाँ कहाँ तक आ जाता है, भारत तक। वो युद्ध यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाता है और फर्स्ट हमारा आंग्ल कर्नाटक युद्ध हो जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ भी होता है यूरोप में भी इनमें चल रही थी, तो जहाँ जहाँ इनके उपनिवेश थे वहाँ भी यूरोप और अंग्रेजों में और भारत में, फ्रांसीसियों में लड़ाई स्टार्ट हो रही थी। यानी कि यूरोप में हो रही थी तो यहाँ भी हो रही थी, जहाँ जहाँ उनके उपनिवेश थे वहाँ भी हो रही थी। ठीक है, तो इसी क्रम में 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध हो जाते हैं। कितने, 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध। ठीक है, आंग्ल कर्नाटक युद्ध होते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं, 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है फर्स्ट आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है, जो ऑस्ट्रिया में एक युद्ध हो रहा होता है, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की वजह से। ठीक है, तो फर्स्ट जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध है वो इस वजह से होता है क्योंकि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की वजह से युद्ध स्टार्ट हो जाता है इंग्लैंड और फ्रांसीसियों में, यानी कि फ्रांस में, और जो कि इस युद्ध का ट्रांसफर भारत तक आ जाता है। तो ये कब होता है, 1746 से 48 तक चलता है। ठीक है, मैं इसके बारे में डीपली नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। भी बस इतना बड़ा समझ लो आप लोग कि जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध होते हैं वो अगर यूरोप में लड़ाई हो रही है तो उसका ट्रांसफर ही भारत में हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी। और ऑक्सा ला सापेल की संधि से ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है, जो कर्नाटक और हैदराबाद के निज़ामों के साथ की वजह से होता है। ठीक है,
उनमें एक तरफ होते हैं अंग्रेज, दूसरी तरफ कौन जुड़ जाते हैं, फ्रांसीसी जुड़ जाते हैं। होता युद्ध अंग्रेजों का और सॉरी हैदराबाद और कर्नाटक का है, लेकिन बीच में अपना अपना ये कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है जो फिर से वहीं युद्ध स्टार्ट हो जाता है और उसका ट्रांसफर भी इंडिया में हो जाता है, और बीच में अबान निवास का युद्ध भी होता है। तो टोटल कितने आंग्ल कर्नाटक युद्ध होते हैं, 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध होते हैं। इतना समझ में आया? तो आज मैंने क्या क्या पढ़ा हमने, उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था डेनिसों के बारे में कि डेनिस भारत कब आते हैं। 16 से 16 में डेनिस भारत आ जाते हैं। ओके, कब और कहाँ के निवासी हैं, डेनमार्क के निवासी हैं। फर्स्ट फैक्ट्री टैंकोबार तमिलनाडु में स्थापित करते हैं, द्वितीय फैक्ट्री श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित करते हैं। ठीक है, सब कुछ बेच बाज के 1845 तक ये अंग्रेजों को और भारत से चले जाते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़े फ्रांसीसियों के बारे में कि फ्रांसीसी कंपनी भारत आती है 1664 में। किस नाम से आती है कंपनी, दे डैश इंडस ओरिएंटल, ठीक है, इस नाम से भारत में आती है। सरकारी गवर्नमेंट कंपनी होती है जिसको भारत भेजने का श्रेय किसको जाता है, कोलबर्ट, जो कि फ्रांसीसी जो शासक थे लुई 14वां, उनके वित्त मंत्री थे। एक गवर्नमेंट कंपनी होती है, ठीक है, सरकारी कंपनी होती है। ओके, उसके बाद में हमने पढ़ा एक मिनट, ठीक है, कोलबर्ट आ जाते हैं, सरकारी कंपनी होती है। फर्स्ट फैक्ट्री अपनी सूरत में स्थापित कर लेते हैं, जो किसकी वजह से स्थापित करते हैं, कौन करता है, फ्रैंकोइस कैरोन। और दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं 1669 में, और ये जगह किससे लेते हैं, गोलकुंडा के शासक से। ठीक है, ये भी याद रखना। ओके, उसके बाद में एक जगह मैंने अभी आपको बताया था, एक जगह होती है जो गोलकुंडा के शासक के अंडर आती है, बट क्या करते हैं फ्रांसीसी जो होती है वो उस पर कब्जा कर लेते हैं बिना उनसे पूछे, और इसकी वजह से जो गोलकुंडा के शासक होते हैं वो उनसे थोड़ा सा डचों से मिलकर के उनको मार पीट के वहाँ से भगा देते हैं फ्रांसीसियों को। ओके, उसके बाद 1673 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होते हैं फ्रैंकोइस मार्टिन। ठीक है, और फ्रैंकोइस मार्टिन किसके पास जाते हैं, एक मुस्लिम शासक जो कि वालीकोडापुरम के शासक थे, मुस्लिम शासक थे। उनसे कहते हैं भाई हमें थोड़ी सी ज़मीन दे दो, हमें व्यापार करना है, और ये कुछ उन्हें गांव दान में दे देते हैं कि तुम जाओ व्यापार कर लो। और इन्हीं गांवों पर आगे चल करके यानी कि एक साल बाद 1674 में किसकी स्थापना करते हैं, फ्रैंकोइस मार्टिन पौंडीचेरी की स्थापना करते हैं। और पौंडीचेरी पर 1693 में डच जो थे वो आक्रमण कर देते हैं, डचों द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और पौंडीचेरी उनसे छीन लिया जाता है। कुछ टाइम ऐसे ही चलता है, बातचीत होती है डचों से कि भाई दे दो हमें, एक ही तो हमें जगह मिली थी मुश्किल से, वो भी तुम लोग ले रहे हो तो हम क्या करेंगे, है ना। तो जो डचेस थे वो मान जाते हैं और एक संधि हो जाती है जिसका नाम है रिजविक की संधि। कब होती है, 1697 में फ्रांसीसियों और डचों के मध्य में हो जाती है रिजविक की संधि, जिसके द्वारा पौंडीचेरी को वापस दे दिया जाता है। फ्रांसीसियों को डच वापस कर देंगे, चलो इनकी जगह है और भी कुछ है नहीं है, लो ले जाओ, दे दिया। और इसके बाद जो फ्रांसीसी होते हैं वो थोड़ा सा भारत से बाहर निकल करके जो आसपास की जगह होती है जहाँ पर और अन्य यूरोपीय कंपनी नहीं होती है वहाँ पर अपना कब्जा करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी थोड़ी सी पावर बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद में 1721 में मॉरिशस पर कब्जा कर लिया जाता है। 1720 से लेकर के 42 तक अपने शक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ावा करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं। जो अब गवर्नर्स आते हैं काफ़ी अच्छा काम करते हैं। 42 में ड्यूप्ले जो भारत में थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, साम्राज्य विस्तार की नीति सोचते हैं कि चलो हम व्यापार तक ही कब तक सीमित रहेंगे। 42 तक सिर्फ किस पे ध्यान था, फ्रांसीसियों का सिर्फ व्यापार पर ध्यान था। लेकिन उसके बाद में वो अदर चीज़ों पर यानी कि राजनीति में भी एंट्री करना चाहते हैं ताकि कि वो जो व्यापार था उस पर उनका क्या हो जाए, एकाधिकार हो जाए। ठीक है, इसी उद्देश्य से 1742 में साम्राज्य विस्तार की नीति के विचार उनके दिमाग में आता है। ओके, उसके बाद इनका पतन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्या होता है, 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध हो जाते हैं। बेचारे चाहकर भी नहीं रुक सकते थे क्योंकि जब फ्रांस में और यूरोप में लड़ाई हो रही है इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में, तो जहाँ जहाँ उनके उपनिवेश थे वहाँ भी लड़ाई हो जाती है। तो भारत में भी हो रही थी, 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध होते हैं। ओके, फर्स्ट तो पता है ऑस्ट्रिया के युद्ध के उत्तराधिकारी कार होता है, अमेरिका में उपनिवेशों की वजह से भी हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, वहाँ पर युद्ध स्टार्ट होता है 1740 में और चलता है 1748 तक, संधि हो जाती है।
ठीक है, तो वहाँ संधि होती है, यहाँ पर भी युद्ध समाप्त हो जाता है। दूसरा युद्ध होता है कर्नाटक के जो नासिर जंग और उनके उत्तराधिकारी की वजह से, और कर्नाटक में भी सेम होता है, एक तरफ हो जाती है फ्रांसीसी कंपनी, दूसरी तरफ हो जाते हैं अंग्रेज, फिर से युद्ध हो जाता है, फिर संधि होती है और फिर समाप्त हो जाता है। थर्ड कर्नाटक युद्ध होता है, उसके बीच में एक बांडीवास का युद्ध हो जाता है, इतना याद पता होगा। इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आया हो कि जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि मैंने कैसे पढ़ाया है। थैंक यू सो मच।